Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine. Today I welcome you to the new video. As we have been studying chapter 10 acids, bases and salts. In the previous videos we have learned about the chemical properties of acids and bases as well as the uses of acids and bases. Today we are going to learn about pH scale. ठीक है, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है पीएच स्केल के बारे में हम पढ़ेंगे। पीएच स्केल होता क्या है, इस स्केल की मदद से आप एसिड्स और बेसिस के जो हैं उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हो। स्ट्रेंथ मीन कि आइदर वो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, वीक एसिड है, अगर वो बेस है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है। अगर वो इन दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं रखते, यानी कि वो जो गिवन सॉल्यूशन होगा जिसकी हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ मालूम करनी है, अगर तो वो एसिड और बेस नहीं है तो वो इसका जो थर्ड पोर्शन होगा, थर्ड पार्ट है वो क्या है, या तो वो ये सॉल्ट हो सकता है या कोई न्यूट्रल कंपाउंड हो सकता है जिसकी पीएच जो होती है ऑलमोस्ट 7 होती है। पीएच स्केल बेसिकली जो फर्स्ट टाइम जो पीएच का वर्ड है वो डिस्क्राइब किया 1909 में बायोकेमिस्ट थे, उनका नाम था सोरेनसन। ठीक है, सोरेनसन जो है उस बायोकेमिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम 1909 में पीएच का वर्ड जो है वो डिस्क्राइब किया। पी जो है बेसिकली हाई एच जो है हमारे पास जो है एच हम रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन कंसनट्रेशंस को, हाइड्रोजन आयन। हमने एसिड की डेफिनेशन पढ़ी अकॉर्डिंग टू द आर्कीनियस कॉन्सेप्ट। एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन एक्वस मीडियम दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। तो अगर हमारे पास किसी सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, और अगर किसी सोल्यूशन के अंदर मौजूद एसिड जो है वो कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास वीक एसिड है, उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस कर सके। सो बेसिकली एसिड की मेन करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उसके पास हाइड्रोजन का होना। ठीक है, अगर वो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगी तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर वीक कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगी तो वीक जो है वो एसिड है। इसी तरह अगर हम अकॉर्डिंग टू द आर्कीनियस कॉन्सेप्ट बेसिस की बात करें तो बेसिस आर द सब्सटेंसेस दैट डिसोसिएट इन द एक्वस मीडियम एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन। तो अगर कोई भी बेस पानी के अंदर उसका सोल्यूशन मौजूद है, डिज़ोल्व करने के बाद वो OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा बनाती है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन कम बनाती है तो वो वीक बेस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है हम एक रिलेटिव जो है एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं, वो है हमारे पास हाइड्रोजन कंसनट्रेशन। गिवन सॉल्यूशन के अंदर जो हम हाइड्रोजन है उसकी कंसनट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। P स्टैंड्स फॉर पावर, यानी कि बेसिकली हम यहाँ पे pH को मालूम करेंगे। pH इज़ द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। जितनी हाइड्रोजन आयन की पावर कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितनी पावर कम होगी वो वीक एसिड होगा। अब यहाँ पे जो P है एक जर्मन जो वर्ड है वहाँ से डिराइव हुआ है, डैट इज़ कॉल्ड पोटेंस। इसका मतलब है उसका जो फर्स्ट लेटर है P हम उसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं। और आपने याद रखना है हमेशा जब भी आप PH लिखेंगे तो P हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं और H हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अगर आपके पास POH हो तो P जो है यहाँ पे हम सेम वही जो है स्मॉल लेटर में लिखेंगे और OH जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसका फॉर्मूला हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? P इज़ द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन और बेसिकली स्केल है। जिस तरह आप लोग लेंथ मालूम करने के लिए सेंटीमीटर और मीटर्स में जो है वो आप एक स्केल यूज़ करते हो, ठीक है, जिसके ऊपर कैलिब्रेटेड रीडिंग्स मौजूद होती हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, उससे आप लेंथ मालूम कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की। इसी तरह पीएच स्केल जो है बेसिकली हमारे पास एक स्केल होता है जिसके ऊपर पीएच की कैलिब्रेटेड रीडिंग्स मौजूद होती हैं। उस पीएच स्केल को जो है उसकी मदद से हम किसी भी एसिड की रिलेटिव और बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ बता सकते हैं कि वो वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और उसकी पीएच वैल्यू क्या है। ठीक है, और अगर वो एसिड और बेस नहीं है तो पीएच स्केल पे उसकी एक न्यूट्रल कंपाउंड की पीएच वैल्यू क्या होती है। तो बेसिकली पीएच स्केल एक कैलिब्रेटेड एक हमारे पास स्केल होता है जिसके ऊपर पीएच की रीडिंग्स मौजूद होती हैं। वो रीडिंग्स हमें बताती हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद एसिड और बेस की पावर को और स्ट्रेंथ को बताती हैं। यहाँ तक क्लियर है आप सबको?
ठीक है। हम यहाँ पे जो है pH स्केल के थ्रू हम बेसिकली pH का फॉर्मूला डिराइव करेंगे और pOH का जो है फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और बेसिकली यहाँ पे हम वाटर की बात करेंगे। ठीक है, हम किसी भी एसिड और बेस की pH और pOH को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम वाटर जो है एज अ स्टैंडर्ड लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वाटर है, वाटर ये एक बेसिकली एक स्टेबल कंपाउंड है। स्टेबल का मतलब ये है कि ये इतनी जल्दी आयोनाइज होके आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि वाटर को डीकम्पोज कर दें, जिन आयन से वो मिलकर बना, हमें पता है कि जो वाटर है H2O, ये बेसिकली किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो हैं ये आपस में मिलकर वाटर को बनाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि वाटर को डीकम्पोज करें उसके आयन में, तो हमें ज़्यादा जो है टेम्परेचर की कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि हमारे लिए समटाइम डिफ़िकल्ट है। यानी कि अगर रूम टेम्परेचर पे अगर हम बात करें तो रूम टेम्परेचर पे इसका मतलब ये है कि वाटर जो है वो आयोनाइज नहीं होगा। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे वाटर जो है ये एक स्टेबल कंपाउंड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये अपने आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको डिसोसिएट करना चाहते हैं इनटू हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, तो हमें जो है कंडीशन ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास जो रूम टेम्परेचर होता है वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ द रूम टेम्परेचर। हमारे पास यहाँ पे है रूम टेम्परेचर। At room temperature 25 degree Celsius, water cannot decompose into its ions, hydrogen ion और hydroxide ion। इसका मतलब ये है कि अगर हम वाटर को डिसोसिएट करना चाहते हैं तो हमें 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, टुवर्ड्स हमें 80 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड करना पड़ेगा, तब जाके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। जब हाई काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और एज अ रिजल्ट जो है वो आयंस में चेंज हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हम बात करें कि वाटर स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये इसके अंदर हमने बात की थी कि एसिड की मेन प्रॉपर्टी है उसके अंदर हाइड्रोजन का होना और बेस की प्रॉपर्टी है हाइड्रोक्साइड आयन का होना, लेकिन वाटर जो है ये वाहिद वो कंपाउंड है जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। इसीलिए तो हम वाटर को एम्फोटेरिक सब्सटेंस के तौर पर बिहेव करवाते हैं, क्योंकि इसके पास एसिडिक प्रॉपर्टी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, और इसके पास बेसिक प्रॉपर्टी भी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो वाटर जो है व्हेन एवर इट इज़ डिकम्पोज्ड इट प्रोड्यूसेस इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। एक वाटर मॉलिक्यूल हमेशा डीकम्पोज होके एक हाइड्रोजन आयन बनाएगा और एक ही हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। लेकिन अगर हमारे पास जैसे जैसे वाटर की कंसनट्रेशन, वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली इनके आयंस की जो है क्वांटिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम एक वाटर की बात करें तो वो एक ही हाइड्रोजन आयन बनाएगा और एक ही हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। तो वाटर वो स्टेबल कंपाउंड है जो जिसकी दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो यह एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है और हाइड्रोक्साइड भी, वजह से ये बेसिक प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। तो हम इसको वाटर को स्टैंडर्ड लेके हम किसी भी कंपाउंड की pH वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उस pH वैल्यू को हम pH स्केल के ऊपर जो है मैच करके हम किसी भी एसिड और बेस की जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ को बता सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एट रूम टेम्परेचर हमारे पास जो वाटर हैं ट्रिलियन और बिलियंस के हिसाब से मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ कंटेनर, इन दिस कंटेनर वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है थोड़ी स्पेस जो है कम होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू द गैस मॉलिक्यूल में तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से काफ़ी ज़्यादा स्पेस में होता है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स में थोड़ा वो स्पेस जो है उनकी आपस में कम होती है। अब आपको पता है वाटर जो है वो लिक्विड है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी है कि वो वाइब्रेटरी और ट्रांसलेटरी मोशन शो करते हैं, यानी एक दूसरे से जो है वो कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं और कंटेनर की जो वॉल है उसके साथ भी जो है वो टकराते हैं, कोलिजन करते हैं। तो क्या है, अगर हमारे पास हज़ारों के हिसाब, लाखों और बिलियंस और ट्रिलियंस के हिसाब से अगर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो उनमें से जो है क्योंकि कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल, तो कहीं जाके ट्रिलियंस में बिलियंस में से कोई एक जाके मॉलिक्यूल जो है वो आयोनाइज होता है खुद ब खुद रूम टेम्परेचर पे बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। ठीक है, मोशन वो शो करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी वाइब्रेटरी और ट्रांसलेटरी मोशन शो करते हैं और उस दौरान ये अपने मॉलिक्यूल्स के साथ भी टकराते हैं और कंटेनर की वॉल के साथ भी टकराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई लाखों में एक मॉलिक्यूल जाके है वाटर का क्या है रूम टेम्परेचर पे जो है वो डिसोसिएट होकर अपने आयंस में चेंज हो जाता है। इसका मतलब अगर मेरे पास जो है 100 के हिसाब से मॉलिक्यूल मौजूद हैं तो उसमें एक जाके मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हो गया, तो क्या वाटर की कंसनट्रेशन को कोई फ़र्क पड़ेगा? नो, वाटर की कंसनट्रेशन तो कांस्टेंट रहेगी एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, हमारे पास अगर
100 में से कोई एक मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हो रहा है और वो खुद ब खुद हो रहा है, आयंस में चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ऑटो आयोनाइजेशन का। इज दैट क्लियर? ऑटो का मतलब है सेल्फ आयोनाइज होना, यानी कि हम एक्सटर्नल उसको कोई टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करें, कोई कंडीशन चेंज नहीं करें, ना इसे हीट प्रोवाइड करें हैं, तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल हज़ारों में से कोई एक मॉलिक्यूल जाके जो है वो आयन में चेंज हो जाता है खुद ब खुद। दैट इज़ कॉल्ड ऑटो आयोनाइजेशन। द प्रॉपर्टी और द प्रोसेस इन विच अ वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू इट्स आयन, ठीक है, और बेसिकली डिसोसिएट टू स्मॉल एक्सटेंट, यानी कि बहुत कम हद तक जो है वो आयन में चेंज होता है, बहुत एक मॉलिक्यूल जाके वो आयनाइज होगा या दो मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? ऑटो आयोनाइजेशन, एंड दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ आयोनाइजेशन। तो इसीलिए यहाँ पे हम जो है वाटर को एज अ स्टैंडर्ड जो है लेंगे सब्सटेंस जिसके पास दोनों प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन, और जब भी वाटर डिसोसिएट होता है इट प्रोड्यूसेस इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। अब इस इक्वेशन के लिए अगर हम एक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसका एक्सप्रेशन लिखें, Kc इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, और रिएक्टेंट हमारे पास क्या है? वाटर। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि जैसे कि हमारे पास इस ऑटो आयोनाइजेशन में जो है हमारे पास जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल में से कोई एक मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट होकर आयंस बनाता है, तो इसका मतलब वाटर की क्वांटिटी जो फिक्स है, जितनी हमने स्टार्ट में ली उतनी रही, ना होने के बराबर बेसिकली आयोनाइजेशन होती है, बहुत कम हद तक ये आयोनाइजेशन होती है, नेग्लिजिबल है। तो बेसिकली हम कहते हैं कि अगर हम Kc की जो एक्सप्रेशन है हमारे पास जो है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, अगर हम इस Kc ऑलरेडी हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है, Kc जो है एक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वाटर की जो क्वांटिटी है वो भी चेंज नहीं होती, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, Kc मल्टीप्लाई विद कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो हमारे पास एक अदर कांस्टेंट आता है दैट इज़ कॉल्ड Kw, यानी कि हमारे पास वाटर की क्वांटिटी भी यहाँ पे जो है कांस्टेंट है और हमारे पास यहाँ पे एक एक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इन दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक अदर कांस्टेंट आता है दैट इज़ कॉल्ड Kw। K स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट, W स्टैंड फॉर वाटर, यानी कि बेसिकली ये पूरा का पूरा Kw किसके बराबर होगा? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन के प्रोडक्ट के बराबर, यानी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट होती है उसके इक्वल हमारे पास ये अदर कांस्टेंट आता है। क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं होती, ऑटो आयोनाइजेशन में वाटर जो है नेग्लिजिबल अमाउंट तक जो आयोनाइज होता है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं, तो हमारे पास एक नया कांस्टेंट आता है दैट इज़ कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट फॉर वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट फॉर वाटर, ठीक है, ये बेसिकली आयनिक प्रोडक्ट है और उसके हवाले से ये कांस्टेंट है ऑफ वाटर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ एट रूम टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हम Kw कांस्टेंट जो है आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट फॉर वाटर है उसकी जो है वैल्यू हम काउंट करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो है उनकी कंसंट्रेशन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास क्या आता है जब हम इनकी कंसंट्रेशन वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 1.0 × 10⁻⁻14 मोलर कंसंट्रेशन है। मोलर का मतलब ये है यहाँ पे इसका यूनिट जो है मोल पर DM क्यूब है, यानी कि 1 पर DM क्यूब में मोलर वैल्यू जो आती है 1 × 10⁻14 मोल्स होते हैं 1 DM क्यूब के अंदर। इज दैट क्लियर? या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास अगर 14 में से जाके कोई एक मॉलिक्यूल जो है वो आयोनाइज होता है तो वो बहुत कम आयोनाइजेशन है। अच्छा जी, अगर इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो ओवरऑल कंसंट्रेशन वैल्यू आई है ये दोनों की है, ठीक है। अगर हम इसमें से किसी एक की निकालना चाहें तो हम इसका क्या करेंगे? इसका क्या लेंगे? इसका अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर अंडर रूट लेंगे। अब हमने कहा कि वाटर जो है जब भी आयोनाइज होता है इट प्रोड्यूसेस इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, तो क्या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन? ठीक है, बात क्या है? सेम है कि जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है उतनी हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन है, तो क्या हम हाइड्रोक्साइड
वाटर प्रोड्यूसेस इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू द हाइड्रोक्साइड कंसेंट्रेशन, और हाइड्रोक्साइड कंसेंट्रेशन जो है वो हाइड्रोजन आयन के इक्वल है। यानी अगर हम दोनों की बात करें, दोनों की क्वांटिटी सेम है। हमने KW प्रोडक्ट में जो हमारे पास जो आंसर आया था वो क्या था, हमारे पास 1.0 इंटू 10⁻⁻14 मोलर कंसेंट्रेशन। ये हमें क्या शो करी है कि मोल पर DM³ में, एक DM³ में हमारे पास जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की दोनों की ओवरऑल वैल्यू आती है -14। तो हम इसका जब हाफ करेंगे वो -7 के बराबर होगा, यानी कि -7 1 इंटू 10⁻⁷ जो होगी वो हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन होगी, जो बाकी -7 कंसेंट्रेशन होगी हाइड्रोक्साइड आयन की जगह। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम अगर यहाँ पे जो फार्मूला आया था H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का, तो हम क्या कर सकते हैं कि जब इन दोनों की क्वांटिटी सेम है तो जहाँ पे हम H पॉजिटिव है, जहाँ पे OH नेगेटिव है वहाँ पे हम H पॉजिटिव लिख सकते हैं। इसी तरह जहाँ हमारे पास जो है H पॉजिटिव है वहाँ पे हम OH नेगेटिव लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ को हम करेंगे तो ये क्या आएगा, H पॉजिटिव का स्क्वायर आ जाएगा, ये भी OH पॉजिटिव OH नेगेटिव का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। दो वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे 1.0 इंटू 10⁻⁻14, यहाँ पे भी लिखेंगे 1.0 इंटू 10⁻⁻14, यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर का अंडर रूट लें, इस स्क्वायर का यहाँ पे भी अंडर रूट लेंगे, यहाँ पे भी अंडर रूट लेंगे, यहाँ पे भी अंडर रूट लेंगे और यहाँ पे भी हम अंडर रूट लेंगे, ठीक है। तो आपको पता है जब आपके पास स्केयर वैल्यू होती है तो आप उसको स्केयर अंडर रूट लेके उसकी वैल्यू को जो है वो हाफ कर लेते हो। उससे आपको पता चल जाएगा कि हाफ जो है क्वांटिटी, जो हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी है वो कितनी है कंसेंट्रेशन, और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन कितनी थी, हाफ, ठीक है। हाफ करके जो आएगी वो हाइड्रोक्साइड की होगी और बाकी जो हाफ होगी वो किसकी होगी, हाइड्रोजन आयन की। तो जिसका वही प्रोडक्ट आंसर क्या था 1.0 इंटू -14, हमने इसका स्क्वायर अंडर रूट लिया तो ये वैल्यू कट गई, बाकी हमारे पास रह गया हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन 1.0 इंटू 10⁻⁷ 14 का जो हाफ होगा हम अंडर रूट लेंगे, दैट इज कॉल्ड 1.0 इंटू 10⁻⁷, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है, ये स्क्वायर रूट जो है ये कैंसिल हो गया तो OH नेगेटिव आयन बच गया। कंसेंट्रेशन सिंगल हमारे पास OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन आएगी 1.0 इंटू 10⁻⁷। अब यहाँ पे आपको सेपरेटली जो आंसर था कंबाइन फॉर्म में, जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन का कंबाइन था आंसर, यहाँ पे आपको सेपरेट पता चल गया कि -7 जो है H पॉजिटिव का है और बाकी जो -7 है वो किसका है, OH नेगेटिव का, जिसको आप कैलकुलेट करके आपने -14 बताया था। यानी अब आपको पता चल गया कि वाटर प्रोड्यूसेस इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, इसकी कंसेंट्रेशन और इसकी कंसेंट्रेशन सेम है, इसलिए हम यहाँ पे वाटर को एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं। अब बेसिकली -7 जो है वैल्यू बहुत कम है। अगर कोई एसिड है वाटर में डिज़ोल्व हुआ है, उसने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किए हैं 1 इंटू 10⁻⁷, और इसी तरह बेस है, उसने वाटर के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस किए हैं 1.0 इंटू 10⁻⁷, तो माइनस में वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में बढ़ जाती है। जितने पॉइंट्स में बढ़ती जाएगी, यानी इस तरह से हो जाएगी 0.00001, यानी कि हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा ज़ीरो में वैल्यू आ रही है। तो हमारे लिए इन स्मॉल वैल्यूज़ को डील करना और इनको कैलकुलेट करना इन जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो हम क्या करते हैं, इन माइनस वाली जो स्मॉल वैल्यूज़ को हैं हम एक ऐसे जो है पॉजिटिव वैल्यू में चेंज करते हैं जिसकी वजह से हम इजीली जो है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो है हम क्या करते हैं, हम इन वैल्यूज़ का नेगेटिव लॉग लेते हैं, यानी कि आप हमेशा माइनस वाली वैल्यू को प्लस करने के लिए आप हमेशा माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो इसका मतलब ये है किसी भी स्मॉल वैल्यू को यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू में और एक लार्ज वैल्यू में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उन दोनों वैल्यूज़ का आप जो है नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। यानी कि हम यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का भी नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, और यहाँ पे भी हम जो है इनका यहाँ पे भी जो है इसका हम नेगेटिव लॉग लेंगे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का, ठीक है। दैट इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग। जब आपने नेगेटिव लॉग लेना है तो दोनों साइड पे लेना है। यहाँ पे 1 इंटू 10⁻⁷ इसका आप लॉग लेंगे नेगेटिव लॉग, और यहाँ पे भी आप लोगे नेगेटिव लॉग ऑफ 1 इंटू 10⁻⁷। तो नेगेटिव लॉग जो है उसकी पावर हम कहते हैं स्मॉल वैल्यू में को लार्ज वैल्यू में चेंज करते हैं। माई नेगेटिव लॉग इज़ कॉल्ड pH। नेगेटिव लॉग हम किसके लिए शो करें, P के लिए, और H पॉजिटिव के लिए हम हाइड्रोजन यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव लॉग OH का मतलब है pH। P स्टैंड्स फॉर नेगेटिव लॉग
पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, और यहाँ पे हम लिखेंगे POH पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ तक क्लियर है आप सबको। तो जब हम इनका नेगेटिव लॉग लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है pH की 7, और यहाँ पे भी हमारे पास pH की वैल्यू आती है POH की 7। अब इसका मतलब ये है कि हमने उस नेगेटिव वैल्यू को एक प्लस वैल्यू में चेंज करके हमने pH वैल्यू कैलकुलेट कर ली है प्लस वैल्यू में, और इस इंटीगर को कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू दिस वैल्यू, जो पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा लंबी होती है और वो छोटी वैल्यू होती है, उसको डील करना मुश्किल है। इसलिए हम इन वैल्यूज़ का नेगेटिव लॉग लेते हैं। नेगेटिव लॉग स्टैंड्स फॉर P अगर हम हाइड्रोजन आयन के साथ नेगेटिव लॉग लेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड PH, अगर हाइड्रोक्साइड आयन के साथ लेंगे दैट इज़ कॉल्ड POH। pH की वैल्यू भी 7 है, POH की वैल्यू भी 7 है। इसका मतलब ये है कि वाटर प्रोड्यूसेस इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, इसलिए ये वाटर के लिए हमारे पास वैल्यू ये आती है। अब हमारे पास जो pH स्केल है, टोटल वैल्यू कितनी होती है? अगर हम pH प्लस POH को कैलकुलेट करें, 7 + 7 = 14। तो अब हमारे पास जो pH स्केल है उसके ऊपर टोटल रीडिंग कितनी होगी? 14 तक होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 7 से बिलो यानी 1 से लेकर 6 तक अगर किसी की pH वैल्यू हो तो वो एसिड होगा, किसी की 7th pH हो वो न्यूट्रल होगा, और 7 से ज़्यादा 8 से लेकर 14 तक जिसकी pH होगी वो क्या होगा? बेस। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया कि आप pH स्केल के ऊपर 0 से लेकर 14 तक होती है रीडिंग, 7 से कम 0 to से लेकर जो है 6 तक, ठीक है, एसिडिक वैल्यू है। आपने याद रखना है कि जितनी pH वैल्यू बढ़ती जाएगी एसिडिक करैक्टर कम होता जाएगा, यानी कि 8 से आगे मूव करते जाएंगे तो एसिड करैक्टर कम होता जा रहा है, बेसिक करैक्टर बढ़ता जा रहा है। तो जितनी pH वैल्यू ज़्यादा होगी, ध्यान से सुनिएगा, जितनी pH वैल्यू बढ़ती जाएगी एसिडिक करैक्टर कम, बेसिक करैक्टर ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग बेस होती जाएगी। वो pH का बेस के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, यानी कि जितनी ज़्यादा pH होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्योंकि pH ज़्यादा होने से एसिडिक करैक्टर कम हो गया और बेसिक करैक्टर ज़्यादा। अगर हम कहें कि यहाँ पे pH 10 है और यहाँ पे 14 है, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी होगी? जिसकी pH 14 है। जिसकी pH ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड जिसकी pH कम होगी वो क्या होगी? वीक बेस। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा जो है हम इस pH के यूजेस हम पढ़ते हैं। तो एक तो हमने पढ़ा कि pH की मदद से हम किसी भी एसिड और बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ बता सकते हैं, आइदर इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। इसके अलावा हम मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए जो है pH जो है मालूम करते हैं। ऑब्वियसली जो हम मेडिसिन प्रिपेयर की जाती हैं कुछ जो उनकी pH को मेंटेन कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब रिएक्शंस के थ्रू मेडिसिन प्रोड्यूस होती जाती है तो pH की वैल्यू को जो है चेक किया जाता है, क्योंकि अगर pH वैल्यू थोड़ी सी डिफ़र कर गई तो उसका जो है करैक्टर और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है। इसके अलावा हम लैब के अंदर कल्चर मीडियम के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं और उसी मीडिया के अंदर pH लेवल को मेंटेन करना ज़रूरी है। जो है एक स्पेशल pH पे है बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करते हैं। अगर कम हो जाए pH और अगर ज़्यादा pH हो जाए, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होने की वजह से जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो अफेक्ट होती है, ठीक है। तो हम इसमें ये इसका यूज़ हो गया। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, इसके अलावा जो है हम लोग ब्रेकिंग फूड होती है, हमारी बॉडी में डाइजेशन होती है। इसके अलावा रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। तो इन सारे रिएक्शंस के दौरान जो है डिफरेंट कंपाउंड्स प्रिपेयर होते हैं और उसके थ्रू हम इस pH स्केल की मदद से उन रिएक्शंस की जो है वो अंदर जो कंपाउंड्स बनते हैं उसके दौरान जो उनकी pH होती है उसको भी आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? That's all related to the pH scale.